वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास बच्चों शुरू होने जा रहा है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट वाला सेशन देखा था आप लोगों ने, सभी बच्चे लेक्चर्स रेगुलर देख रहे हैं ना? ऑलराइट, बहुत अच्छे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप लोग रेगुलर से वीडियोस देख रहे हो, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। And please dear student, don't forget to share these videos. All right, so let me start our today's topic। आज का कंसेप्ट शुरुआत करते हैं, जो होगा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पर। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर बच्चों आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो कैसे अटेंड करना है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ना, वो बेसिकली हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट दिया मैंने आपको वो था केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा जो पार्ट दिया मैंने वो था आपका बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, मैंने उस टाइम भी बताया था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है ही, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा बच्चों के कैसे कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, and let's start this session with the full of energy। आज के एनर्जी के साथ हम हमारा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? सबसे पहले मुझे आपको 2 चीजें समझानी है यहाँ पे। उसमें सबसे पहला वर्ड है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो दूसरी चीज बच्चों मुझे आपको समझानी है वो है बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो मुझे आपको बच्चों 2 चीजें समझानी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज कौन सी होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है बच्चों यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देने जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने ये एक वुडन ब्लॉक लिया, ये मैंने बच्चों एक वुडन ब्लॉक लिया। ओके, यहाँ पे एक बैलेंस पॉइंटर है, ये बैलेंस पॉइंटर हो गया। दोनों जगह पे मैंने बच्चों कुछ मास रखा, यहाँ पे भी कुछ मास M1 रखा, यहाँ पे कुछ मास M2 रखा। एंड ये जो बैलेंस पॉइंटर है वो मतलब कि ये वुडन ब्लॉक में से कोई एक तरफ ये झुक नहीं रहा। मतलब ये हुआ यहाँ पे बच्चों कि ये चीज, ये सिस्टम ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, मतलब कि दोनों जगह पे सेम बैलेंस है, दोनों जगह पे इक्वल वेट है, उस वजह से ये चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। एंड ये चीज आप देख सकते हो। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद आप यहाँ पे मान लीजिए कुछ मास ऐड किया तो ये बैलेंस नीचे चला जाएगा, एंड इस तरफ कुछ मास ऐड किया तो ये बैलेंस नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद कुछ भी रिएक्शन नहीं होती, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती। अब दूसरा वर्ड जो आता है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आपको अभी क्वेश्चन होगा ना, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? तो चलो वो भी समझते। मान लीजिए मैंने ये एक छोटा सा टैंक बनाया, टैंक में मैंने यहां पे वाटर का इनपुट दिया, एंड यहां पे मैंने बच्चों उसको वाटर का आउटपुट दिया। दो चीज यहां पे दी हुई है, यहां से वाटर बाहर निकलने वाला है, यहां से वाटर इन जाने वाला है। अब आप ध्यान से समझना, पहले तो क्या होगा, पहले जैसे जैसे मतलब ये पहले तो ये टंकी भरेगी, टंकी भर गई। ओके, अब मैंने वाटर का आउटपुट खोल दिया एंड वाटर का इनपुट चालू कर दिया, वाटर का आउटपुट खोल दिया। तो होगा क्या, पानी यहां से एंटर हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है, पर जो सरफेस मतलब टोटल वेट था पानी का या टोटल वॉल्यूम था पानी का, उसमें कुछ भी कमी नहीं आ रही है। आप खुद से दिमाग लगाओ, टंकी में ऊपर से पानी गिर रहा हो, नीचे से पानी निकल रहा हो, मतलब कि टंकी जब पूरी मतलब यहाँ पे कंप्लीटली भरी हुई थी ना, तब जब इनपुट वाटर आया, आउटपुट वाटर आया, पानी ऐड भी हो रहा था, पानी निकल भी रहा था, पर टोटल वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ा।
तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड जनरली केमिस्ट्री में बच्चों इस टाइप के इक्विलिब्रियम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि वाटर इनपुट भी हो रहा है, वाटर आउटपुट में भी जा रहा है, पर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वाटर इनपुट हो रहा है, वाटर आउटपुट भी हो रहा है, पर वाटर का नेट वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, वाटर का नेट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज पे आप फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दो वर्ड्स आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर। एंड डायनामिक में क्या होगा कि भाई कुछ ना कुछ चल रहा है, पर नेट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर आपको समझ में आ गया है तो अब शुरुआत करते हैं एक सबसे अच्छे कंसेप्ट की, ओके। जहां पे जैसे आप जानते हो मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको देने जा रहा हूं। ए प्लस बी से हम बनाएंगे बच्चों सी प्लस डी। यहां पे मैं ए एंड बी को क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट। ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट। एंड सी एंड डी को हम बोलेंगे बच्चों प्रोडक्ट। सिर्फ समझो कंसेप्ट को, एक बार समझो। ए एंड बी से सी प्लस डी, ये रिएक्शन मैंने आपको जो दी बच्चों, ये है हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग है ना केमिस्ट्री को, कोई भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा बोरिंग बना देते हैं। बोरिंग बिल्कुल नहीं बनना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। आई कैन अंडरस्टैंड यार, 22-25 मिनट तक किसी एक को टॉलरेट करना ना, वो इतना आसान नहीं होता। आप लोग कर रहे हो, हम लोगों को टॉलरेट, चलो बहुत अच्छे हैं। नो कोई म्यूजिक, ना कोई गाना, ना कोई म्यूजिक, ना कोई एक्शन सीन, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। एंड ऐसे आपको 3-4 लेक्चर रोज करने हैं ना, तो आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो। एंड जो बच्चा अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, उसका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, क्लियर। आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तो वो मेहनत कहीं पर भी नहीं जाएगी, आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, वो चीज ध्यान रखना, ओके। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने कौन सा दिया बच्चों? ए प्लस बी से क्या बनाया? सी प्लस डी बनाया। रिएक्टेंट से मैंने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अब ये तो कोई रियल इक्वेशन है ही नहीं। मैं एक काम कर रहा हूं, आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत फेमस एग्जांपल। N2 + 3H2 gives 2NH3। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है टॉपिक? ओके। अब देखना ध्यान से, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हो तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर NH3 डिकम्पोज हो गए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रहा हो, अमोनिया से अमोनिया डिकम्पोज हो जाए, अगर अमोनिया डिकम्पोज हो जाए तब आप रिएक्शन लिखोगे 2NH3 gives N2 + 3H2। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाएगा रिवर्स रिएक्शन। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो जनरली एस्टैब्लिश होता है क्लोज वेसल में। ये कहां पे एस्टैब्लिश हो सकता है? क्लोज्ड वेसल में। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन। केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश करने की बात हो तब ध्यान रखना कि वेसल कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम। अगर सिस्टम क्लोज नहीं है, क्लोज वेसल नहीं लिया, तो आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करवा पाओगे, ओके। तो इस रिएक्शन में N2 + 3H2 से 2NH3 बना, तो उसे फॉरवर्ड रिएक्शन। 2NH3 से हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फिर से मिल गए डिकम्पोज होने के बाद, तो उस टाइप के रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन बोला जाता है। सबसे पहली ये चीज समझो। यहाँ पे A + B से C + D बना, तो इसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन। C + D से वापिस A + B बना, तो उसे हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। कई बार रिवर्स रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन भी बोला जाता है, से कई बार बैकवर्ड रिएक्शन भी बोला जाता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, ओके। सबसे पहले तो नोटेशन समझो ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप नोटेशन समझो। यहाँ पे नोटेशन क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, अमोनिया बना, तो उसे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। इसके लिए जो वेलोसिटी लगी ना, उसे वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, ओके।
यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल में भी गलत सिखाया गया है बच्चों, कई सारी बुक्स में भी इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर गलत बातें बताई गई है कि इसे बताया गया है रेट, ये रेट नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, रेट जब बात आएगी ना तब केमिकल काइनेटिक्स की बात आती है, वो आप स्टैंडर्ड 12 में पढ़ने वाले हो। एंड जब अमोनिया से, मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख पाओगे Vf इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझो, आपको पीएचडी नहीं करना है इसके ऊपर। जब अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वापस दे दे तो उसे बोलेंगे वी बी या फिर वी आर, ओके, वी बी या फिर आप बोलो वी आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। अब ध्यान रखना, कब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जब Vf इज इक्वल टू Vb हो जाए तब एस्टैब्लिश होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चीज पे फोकस लगाइए बच्चों, सारे बच्चे यहां पे फोकस लगाएंगे। जब वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए तब आप बोलोगे कि कौन सा पॉइंट अचीव हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज आप यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाओ, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन एक लाइव एग्जांपल है, ओके। अब हम लोग, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन, मतलब कि इस सेशन में हेबर का ग्राफ बताने जा रहा हूं, ओके। तो हेबर का ग्राफ देखते हैं कैसे काम करना है, क्या क्या फैक्टर्स है, किस किस चीजों को ध्यान रखना है। देखो बहुत इजी चीजें हैं, ध्यान रखी तो बहुत मजा आएगा, नहीं रखा ध्यान तो बात खत्म, आप खत्म, ओके। अब देखो ये कुछ गैस वेसल दिया मैंने, इनिशियली मैंने नाइट्रोजन भरा, इनिशियली मैंने हाइड्रोजन भरा, ओके। अब खुद से दिमाग लगाना, देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, इसका मैंने लिया 100 मॉलिक्यूल, इसका मैंने लिया बच्चों मान लीजिए इसका मैंने लिया है 30 मॉलिक्यूल, ओके। इसका कितना मॉलिक्यूल लिया? 100 नहीं, इसको काम करते चलो डबल कर देते, 300, इसका लिया मैंने 100 मॉलिक्यूल, ओके। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए? 100, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए? 300। अब ध्यान से देखना, इनिशियल स्टेट में क्या होगा। Initially only the reactants are present। शुरुआत में बच्चे क्या होता है, शुरुआत में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे। शुरुआत में कौन प्रेजेंट होगा? शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अमोनिया प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। No product at initial stage। इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। इनिशियल स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपके पास? इनिशियल स्टेज में आपके पास होगा नाइट्रोजन एंड सिर्फ होगा हाइड्रोजन, ओके। मतलब आप खुद से दिमाग लगाओ कि इनिशियल यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है ना। चलो यहाँ पे लिया y एक्सिस, यहाँ पे लिया हमने बच्चों x एक्सिस, यहाँ पे लगाया 0 मतलब इनिशियल पे इन दोनों का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। मतलब कि जब आपने एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया, तब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। एट इनिशियल लेवल concentration of N2NH2 will be highest। इनिशियल में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम। तो मैं यहां पे वो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं, मैक्सिमम। ये हो गया मैक्सिमम। ये लाइन पे हम बताने जा रहे हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। ये है हमारा टाइम वाला लाइन। अब जैसे जैसे टाइम गया, मतलब अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन लगा रहे थे, समझना।
मतलब कि अब क्या हो रहा है, अब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया सुबह 6 बजे, एक्सपेरिमेंट के 7 बजे को जब देखा तब अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए, यूटिलाइज होने के बाद अमोनिया बनना शुरू हो गया। मतलब कि अब होगा क्या, कुछ इस तरह से। ये क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का धीरे धीरे कम होता जाएगा, यही है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज, रिएक्टेंट्स डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बच्चों डिक्रीज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब इनिशियली प्रोडक्ट तो था ही नहीं, मतलब कि वो जीरो आएगा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा कुछ प्रोडक्ट बढ़ा, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्रोडक्ट बनता चला गया, रिएक्टेंट कम होता चला गया। वो तो वही होता है ना, जैसे जैसे टाइम जाएगा अमोनिया हाइड्रोजन यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे, अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा, मतलब कि N2H2 कम हो रहा है, अमोनिया बन रहा है, सही है, ओके। तो अब यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। अब आप खुद से देखो एक चीज, एक टाइम ऐसा आ गया, उसके बाद ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वो भी कांस्टेंट हो गया, देखो ये कांस्टेंट हो गया, ओके। यहां पे कोई टाइम होगा, मान लीजिए कि सुबह के 10 बजे जब मैंने देखा तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ कांस्टेंट हो गया मैक्सिमम में, एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ मिनिमम में क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, इसके बाद लाइन जो है वो दोनों लाइन पैरेलल्स हो रही है, ओके। तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि 10 बजे आपने जब देखा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था सुबह 6 बजे, एंड जब आपने बच्चों 10 बजे देखा तो इसका प्रोडक्ट कुछ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे आ गया था, मान लीजिए 10 मोलर, एंड रिएक्टेंट जो था उसमें भी, मतलब रिएक्टेंट देखो जीरो नहीं हो रहा, मतलब कि आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है, कोई भी रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं होती, मतलब कि रिएक्टेंट कभी जीरो नहीं हो जाएंगे। इसलिए देखो कुछ ना कुछ मिनिमम रिएक्टेंट बचे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कभी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 100% यूटिलाइज बच्चों नहीं हो जाएंगे, ओके। कुछ ना कुछ बचे होंगे, वो जो बचे हैं वो अमोनिया बनाएंगे, एंड फिर से अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा, फिर से आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा। मतलब कि ये इस टाइप का डायनामिक इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टैब्लिश हो गया। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। शुरुआत में रिएक्टेंट था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रिएक्टेंट कम होता गया, शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं था, जैसे जैसे टाइम गया प्रोडक्ट बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके बाद दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम 11 बजे देखा तो भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, 12 बजे देखा तो भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया है, पर जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट हो गए वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, पर वो डिकम्पोज हो गए, फिर से क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बदल देगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम बताया जाता है, एंड ये हेबर प्रोसेस के लिए ग्राफ था। अगर आप चाहो तो इसी ग्राफ को थोड़ा और मॉडिफाई करो, चलो मैं आपको और मॉडिफिकेशन यहां पे बताने जा रहा हूं। ये हमारा आज का लास्ट ग्राफ, ओके। दो मैंने यहां पे एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब यहां पे मैं ग्राफ जो बनाने जा रहा हूं बच्चों वो है जनरली यहां पे हम लेंगे वेलोसिटी, यहां पे हम लेंगे टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब जब रिएक्टेंट की बात आती है ना, तो रिएक्टेंट से मतलब के फॉरवर्ड वाला जो वेलोसिटी है
वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वो तो ऐसा ही होता है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट हो तो मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली कुछ था ही नहीं, इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं था, मतलब वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। ये है हमारा बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या बता रहा है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट शुरुआत में, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्शन करना शुरू किया। आप चाय बना रहे हो, पतीला लिया, उसमें दूध डाला, शक्कर डाली, उसके अंदर थोड़ी बहुत चाय पत्ती डाली। अब इनिशियली थोड़ी चाय बनेगी, इनिशियली तो यही प्रोडक्ट होगी ना आपके, यही रिएक्टेंट होगे ना। अब जैसे आपने चाय बनाना शुरू किया, VF का रेट क्या हुआ, धीरे धीरे, मतलब जो रिएक्शन था वो प्रोडक्ट की ओर जा रहा था, मतलब हमारा VF कम हो रहा था, VB धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, उसके बाद ये रेट कैसा हो जाएगा, इक्वल, VF इज इक्वल टू VB। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाला ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सो आई एम श्योर आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया कि कब इक्विलिब्रियम जनरली एस्टैब्लिश होता है। ऑलराइट, अच्छा लगा, समझ में आया बच्चों। अब एक असाइनमेंट वर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं यहाँ पे, कि अगर आप चाहो तो H2 + I2 से HI वाला रिएक्शन लगा के देखो, एनसीईआरटी निकालो, ये वाला रिएक्शन देखो। अगर आप एनसीईआरटी निकाल के देखोगे तो वहां पे उन लोगों ने ड्यूटेरियम लेने की बात की हुई है, पर आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ड्यूटेरियम क्यों लिया जाता है वो बताता हूं। आप बोलोगे सर समझाया नहीं आपने, समझा देता हूं। नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं ड्यूटेरियम, ओके, कॉमन हाइड्रोजन होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम होता है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, ट्रिटियम आएगा। पर ट्रिटियम का तो बहुत रेयर में, ट्रिटियम बहुत रेयर पाया जाता है ना, तो ड्यूटेरियम लिया। अगर ड्यूटेरियम लिया तो यहाँ पे ND3 बन सकता था, या फिर यहाँ पे NHD2 बन सकता था, या फिर यहाँ पे NH2D बन सकता था। मतलब यही, ये बच्चों क्या है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन के सिवा 3 ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 2 ड्यूटेरियम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ड्यूटेरियम है। तो ये पॉसिबिलिटीज थी। अब ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं, जब चीजें इजीली समझ में आ रही है तो क्यों इसे कॉम्प्लिकेट बनाना। वहां पे बता क्या रहे कि ड्यूटेरियम लिया, जब फाइनली चेक किया तो वो आइसोटॉप से, इसलिए आपको मालूम हो सकता है कि कौन सा अनरिएक्टेड बचा। वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा कंसेप्ट यहां से लिखो, यहां से रेडी करो, यहां से समझो। जेई में क्वेश्चन आए या नीट में क्वेश्चन आए, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अब ब्रह्म वचन बताने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट सेशन में प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अब ब्रह्म वचन बताने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूव करने जा रहा हूं। वो ब्रह्म वचन ये है बच्चों, लिखो अपनी बुक में। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। दूसरा ब्रह्म वचन यहाँ पे, दूसरा ब्रह्म वचन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर एक ऐसी चीज है ना जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे आ रहा था, अगर आपने टेम्परेचर दिया होता तो शायद ये यहां पे भी हो सकता था या आगे भी मिल सकता था। मतलब कि ये वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट, 10 बजे के इक्विलिब्रियम पॉइंट को टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो अल्टर कर सकती है। कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट को अल्टर नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। कैटालिस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अल्टर नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आपका असाइनमेंट वर्क H2 + I2 से 2HI वाला, ओके, खुद से दिमाग लगा के देखो, एक बार पढ़ो, एंड ये वाला असाइनमेंट खुद से सॉल्व करो। ओके बच्चों, आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप सो, मजा आया। एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डिसलाइक दिस वीडियो। ऑलराइट, आपको जो ठीक लगे वो करो, पर कुछ तो करो, बैठे मत रहो। आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर स्टूडेंट। मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिलने वाला है, डोंट फॉरगेट दैट, एंड शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट्स। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।